नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को और बिहार करंट अफेयर्स की ये अक्टूबर महीने की न्यूज इवेंट्स को हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे। और अक्टूबर महीने की ये पार्ट 1 है, बाकी 2 पार्ट्स भी आएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3, वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। इससे पहले के जो वीडियोस अगर आप नहीं देखे अगस्त महीने के, सितंबर महीने के, तो उसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ पिन कमेंट में आप वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो सीरीज है आपके बिहार के हर एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीपीएससी हो, टीचर्स के लिए हो, एसआई का हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस प्रीलिम्स दोनों ही आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो सीरीज को देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो देख सकते हैं आप। लगभग हम लोग 12 टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% चांस है कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो कास्ट बेस्ड सर्वे रिलीज हुआ है बिहार में, ठीक है। तो बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कास्ट सेंसस जो हुआ था स्पेशली बिहार के लिए हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो स्टेटिस्टिक्स जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अक्टूबर 2 को इसको रिलीज किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो पॉपुलेशन ऑफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी और हमारा बैकवर्ड क्लास, ठीक है, उन दोनों का जो प्रतिशत है वो 63% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार है, ठीक है। और उसमें से भी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है वो 36% के आसपास में है, 36.1%। एंड बैकवर्ड क्लास जो है वो उसका प्रतिशत जो है 27.127 है, ठीक है। फिर साथ ही साथ में शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है लगभग 20% के आसपास में है, एससी कैटेगरी 19.65%, ठीक है। एंड शेड्यूल ट्राइब का जो है 1.68%, ठीक है। तो इन सब जो पिछड़ा जाती है, ये सब हमारे पिछड़े जाती हैं, तो इन सबको मिला के लगभग 85% तो हमारा पिछड़ा जाति हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। बचे जो 15.52% जो है वो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी का आ जाता है और उसमें हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग भी कंस्टिट्यूट, जैन वगैरह, बुद्धिज्म लोग सब इसी में आ जाता है 15.52% में, ठीक है। तो जो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में है, ठीक है। फिर अगर हिंदू कास्ट में इस अपर कास्ट की जो बात की जाए, जैसे भूमियार, ब्राह्मीण, राजपूत, कायस्थ, इनका जो परसेंटेज है बिहार में लगभग 10.56% जो है बस इनका पॉपुलेशन है। तो बिहार में मेजोरिटी क्या है, तो पिछड़ा जाति का ही पॉपुलेशन ज्यादा है, लगभग 85% पिछड़ा जाति मान के चलिए। फिर और क्या क्या है, तो ये जनरली पता होगा आपको कि ये सर्वे जो है स्टार्ट किया गया था जनवरी 7 को, अलग अलग फेजेस में किया गया था, बीच में इसको रोका भी गया था, फिर इसको फिर अगस्त 1 से ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंसस तो नहीं हुआ है, 2021 का कोई सेंसस नहीं हुआ, हम लोग 2011 का डेटा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन है बिहार का वो कितना है, तो 13 करोड़ 7 लाख, ये न्यू, और ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है, 13 करोड़ के आसपास हमारा बिहार का पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा ही होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले 11 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ा है बिहार में वो 2.66 करोड़ है। इतना पॉपुलेशन तो पूरे ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, आप मान के चलिए, सोचिए बिहार में 11 साल में इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है। तो देख ही रहे होंगे कि बिहार में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3.1 के आसपास है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो फर्टिलिटी रेट कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉपुलेशन कंट्रोल बिहार के लिए स्पेशली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जितने भी स्टेट है वो सब कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन बिहार ही एक लौता स्टेट है जो कंट्रोल नहीं कर रहा। और कास्ट बेस्ड सेंसस में और भी पता चला कि नंबर ऑफ कास्ट जो है बिहार में वो 214 है, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद में, सबसे पहली बार हुआ है कोई स्टेट जो है वो कास्ट सेंसस कंप्लीट किया है और उसको पब्लिश भी किया है। इससे पहले कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा ने कोशिश किया था लेकिन ऐसा रिपोर्ट वो लोग पेश नहीं कर पाए हैं। तो बिहार इज द ओनली स्टेट विच हैव डन द कास्ट सेंसस। इसके डिबेट में हो सकते हैं, मेंस में भी रीड आ सकता है कास्ट सेंसस से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में और भी जानकारी आप इकट्ठा कीजिएगा न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं कि बिहार बिकेम द थर्ड स्टेट इन द कंट्री इन द डोमेस्टिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। तो पहला और दूसरा कौन है, तो असम जो है फर्स्ट रैंक पे है, झारखंड जो है सेकंड पोजीशन पे है। अब डोमेस्टिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दो दो ही मेन पर्पस के लिए लेते हैं। एक तो डोमेस्टिक पर्पस जिसमें रेसिडेंशियल वगैरह आ जाता है, और दूसरा होता है नॉन डोमेस्टिक या कमर्शियल पर्पस के लिए, जिसमें इंडस्ट्रीज वगैरह उन सब के लिए। डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो रेट होता है वो कम होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत अलग अलग होता है हर स्टेट में ही। ठीक है। तो उसमें थर्ड नंबर पे है बिहार। असम में है 93% डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, झारखंड में 92.6% है। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसे स्टेट में क्या है, सबसे ज़्यादा जो खपत हो रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रहा है, वहाँ पर क्या है, ऐसे स्टेट में ऑब्वियसली जो कमर्शियल पोजीशन है ना, जिसमें ट्रेड इंडस्ट्री इन सब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो बहुत कम हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं है ऐसे स्टेट। ठीक है। तो आप देख सकते हैं झारखंड में बहुत कुछ था लेकिन बहुत कुछ बंद पड़ चुका है। बिहार में 92.1% ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर जो है नॉर्थ बिहार से है। ठीक है। और साउथ बिहार में थोड़ा कम है, 86.8% है। ठीक है। तो मतलब ये है कि साउथ बिहार से जो कमर्शियल वाल कमर्शियल कोटा है ना, जिसमें कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। मतलब साउथ बिहार जो है उसमें ज़्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है या इंडस्ट्रीज है ना। तो आप इससे इन्फर कर सकते हैं कि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा किधर मिलेगा, तो आपको साउथ बिहार में मिलेगा। ठीक है। फिर वाइल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हैज़ डिक्रीज्ड इन अदर स्टेट्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो सारे स्टेट में कम हो रहे हैं, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है। ठीक है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन हमें कमर्शियल कंजम्पशन भी करना ज़रूरी है। कमर्शियल कंजम्पशन तभी होगा ना जब इंडस्ट्रीज होंगे, तो इंडस्ट्रीज ही नहीं है, यही कारण है। फिर अर्बन कंज्यूमर इन नॉर्थ बिहार आर ओनली 16%। तो देख सकते हैं नॉर्थ बिहार में सिर्फ 16% ही अर्बन कंज्यूमर है, रेस्ट जो है वो रूरल ही है। और इसके कंपेयर में साउथ बिहार में जो अर्बन कंज्यूमर है वो 29% है, क्योंकि यहाँ पर भागलपुर, पटना, गया जैसे, सासाराम जैसे डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स हैं। यहाँ पर नॉर्थ बिहार में अर्बन सेंटर्स ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू साउथ बिहार। मैं जस्ट कंपेरिजन बता रहा हूँ। रूरल बिहार में देख सकते हैं 84% और यहाँ पर 71%। फिर अमॉन्ग नॉन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स नॉर्थ बिहार अकाउंटेड फॉर 6%। ठीक है। माइनस करना है 100 में से, और कुछ नहीं है। और साउथ बिहार में 7.7%। तो साउथ बिहार में ज़्यादा नॉन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है। अगर एग्रीकल्चरल कनेक्शन की बात कीजिए तो 1.1% जो है सिर्फ नॉर्थ बिहार से है। साउथ बिहार से 4.4% जो है एग्रीकल्चरल कनेक्शन ली गई है। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एन एवरेज ऑफ 6 लाख इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एवरी ईयर। ठीक है। तो 6 लाख हर साल ही बढ़ेगा कंज्यूमर बिहार में। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इन बिहार में, स्पेशली बिहार जैसे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेट आया। आज से अगर 10 साल पहले चल जाएंगे तो बहुत मैक्सिमम जगह में बिहार में इलेक्ट्रिसिटी बस 2-3 घंटे के लिए ही आता था। अब जाकर जो बिजली है लगभग आने लगी है ना। तो ये ऑब्वियसली इसका राइज होगा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग कि जीविका दीदीज फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री टू ओपन इन सहरसा बिहार। ठीक है। सहरसा दीदी की सहरसा डिस्ट्रिक्ट में जीविका प्रोजेक्ट जो है मैनेजर अमित कुमार इन्फॉर्म दैट चीफ मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है सेंटर फॉर मखाना इंडस्ट्री होगा। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा नॉर्थ बिहार का जो मिथिलांचल वाला एरिया है, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, ये कटिहार वाले एरिया में मखाना का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है। और मखाना जिसको इंग्लिश में फॉक्सनट भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है। बहुत लोगों को लगता है ये क्या है, बेसिकली सुपर फूड है। और पूरे वर्ल्ड का जो 90% प्रोडक्शन है मखाना का वो कहाँ से आता है, बिहार से ही आता है, और कहीं पे भी इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो बिहार जो है हब है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है अलग अलग कंट्रीज़ में, क्योंकि इसको सुपर फूड के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। फिर साथ ही साथ में जो कहा जाता है, इसको फॉक्सनट भी कहा जाता है, लेकिन सबको लगता है ये लोटस प्लांट से निकलता है, लेकिन लोटस प्लांट का ये सीड नहीं है, ये वाटर लिली प्लांट है। लोटस और वाटर लिली दोनों अलग अलग होता है। तो ये सब थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। फिर कितना खर्च हो रहा है, तो एन अमाउंट ऑफ 2,33,91,000 हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मखाना इंडस्ट्री। ठीक है। और ये जीविका वुमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इसके तहत ऑपरेट करेंगे। ठीक है। फिर डीएम वैभव चौधरी जो है सेड दैट इन द मखाना प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होगा, मखाना को पूरी तरह से मखाना विल बी प्रोसेस्ड
साफ सुथरा किया जाएगा और उसके साइजिंग ग्रेडिंग की जाएगी, है ना, क्योंकि जो बड़े बड़े मखाने के साइज होते हैं उनका ज़्यादा कीमत होती है, छोटे वालों की कीमत कम होती है। उसका से ग्रेडिंग, फिर क्वालिटी चेक वगैरह, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब भी किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में ताकि, क्योंकि इसको इंटरनेशनली बेचना भी है, एक्सपोर्ट भी करना है। और बहुत सारे आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर मखाना के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, मखाना विल बी सप्लाइड इन द कंट्री, कंट्री में तो होता ही है, फिर अब्रॉड में भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस तरह से पैकेजिंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, डिज़ाइन टेस्टिंग सेंटर, रॉ मटेरियल रिपोर्ट्स, ये सब एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और जो फार्मर्स है उनका स्किल एनहांसमेंट भी बहुत एम्फोसिस देना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर्स को ऑब्वियसली जो काम होता है मखाना, जो प्रोसेस है सीड निकालना, वो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क होता है। ठीक है, तो इट विल बी डन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी मखाना प्रोडक्शन विद न्यू टेक्नोलॉजीज। तो अभी तक जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं वो सब पुराने टेक्नोलॉजी से होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल पे होता है, तो न्यू टेक्नोलॉजीज आने के बाद में ऑब्वियसली इसका मास प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा, जिस तरह से शाही लीची है मुजफ्फरपुर का। ठीक है, तो देर इज ऑल्सो प्लान टू ओपन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन दरभंगा कटिहार डिस्ट्रिक्ट थ्रू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जीविका। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज, फिर 500 मखाना फार्मर्स ऑफ दिस ब्लॉक एरिया हैव बीन एडेड टू द प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स। तो ऑब्वियसली और भी फार्मर्स जो है इन इंडस्ट्रीज में जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग भी मिल चुका है जो हमारा बिहार का जो मिथिलांचल वाला एरिया का मखाना है। ठीक है, तो जीआई टैग्स मिलने से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगर जीआई टैग्स के बारे में पढ़ना, स्पेशली बिहार से रिलेटेड जितने भी जीआई टैग्स हैं उसका जो मैंने एक शॉर्ट्स ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको आई वाले आइकॉन पे शो हो रहा होगा, या लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें आपको बिहार में जितने भी जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट हैं उन सबको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनवील्ड द ब्रांड मुक्ति ऑफ बिहार प्रिजन इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक एग्जीबिशन था, मेनली ऑर्गेनाइज किया गया था एट द सरदार पटेल भवन इन पटना, जिसमें चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अनवील किया मुक्ति ब्रांड। ठीक है, मुक्ति जो मेनली जो प्रिजन है, जो बिहार के जो अलग अलग जेल में कैदी रहते हैं वही लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको ब्रांडिंग दिया गया है एज अ मुक्ति। ठीक है, तो द प्रिजनर लॉज इन द जेल्स ऑफ बिहार आर मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 100 आइटम्स, अलग अलग स्पाइसेस, मसाला हो गया, सत्तू हो गया, ब्रेड, हर्बल टी, कॉटन क्लोथ्स, खादी क्लोथ्स, वुड इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, प्रिंटिंग मटेरियल, स्लीपर्स इंडस्ट्रीज, होम केयर, फूड, आयरन, पेपर, सब कुछ, बहुत कुछ। ये लोग क्या होता है, जो प्रिजन में कैदी होते हैं उनको काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है इनको फ्री में खाना मिलता है, तो उनको हर प्रिजन में उनको कुछ ना कुछ काम असाइन दिया जाता है और उनको वो टाइम पे करना ज़रूरी होता है कैदी लोगों को। ठीक है, तो और जिनका व्यवहार सही रहता है, काम करते हैं, उनको ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलता है प्रिजन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट प्रेजेंट प्रिजन इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटिंग इन 8 सेंट्रल एंड 2 डिविजनल प्रिजन। ठीक है, तो टोटल 10 प्रिजन में ये हो रहा था बिहार में, और इसको क्या है और भी प्रिजन में बढ़ाया जाएगा, बिहार में जितने भी प्रिजन इसमें किया जाएगा ताकि इसका ब्रांडिंग हो और बेचा जा सके। थ्रू दिस अबाउट 1000 हार्ड लेबर प्रिजनर्स आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और उनके बदले में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पैसा उनको भी मिलता है प्रिजनर को। ठीक है, एंड द स्कीम ऑफ वन प्रिजन वन प्रोडक्ट, आप देखते होंगे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स होते हैं पूरे इंडिया में ही, तो उस तरह से वन प्रिजन वन प्रोडक्ट ये काम कर रहा है। एंड देयर इज अ प्लान टू इंक्लूड 33 डिविजनल जेल्स एंड 17 सब जेल्स इन दिस स्कीम्स, तो और भी जेल्स में ये लागू किया जाएगा। जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन है उन्होंने कहा है कि जो ये पैसा इकट्ठा होगा इनको बेचने से, सब प्रोडक्ट बेचने से, वो कहाँ यूज कहाँ होगा, तो कुछ पैसा तो ऑब्वियसली प्रिजन जो कैदी होते हैं उनको मिलता है, कुछ पोर्शन मिलता है, सारा नहीं मिलता है। बाकी जो है, जो वेलफेयर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द प्रिजनर सफरिंग फ्रॉम क्राइम एंड सम पार्ट ऑफ इट्स गो टू प्रिजनर वेलफेयर फंड। ठीक है, तो उनमें भी वो सब वेलफेयर फंड बना होता है, उसमें चल जाता है। फिर जो जेल होता है उसमें भी कुछ खर्चा होता है, तो अलग अलग चीज में इनका मेनली खर्चा होता है। फिर जो एग्जीबिशन ये सब लगा हुआ था कौन कौन से जेल में है, तो पटना का जो बियूर जेल है, फिर सेंट्रल जेल बक्सर में, बक्सर वाला जो जेल है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया में जितने भी फांसी दी जाती है तो उनकी जो रस्सियाँ होती है वो इस बक्सर जेल से ही बनकर जाती है, चाहे कहीं भी हो, वो बक्सर से ही वो रस्सी अभी भी बनती है। तो ये सारे जेल्स के नाम है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और धीरे धीरे बाकी जो डिविजन है उनमें भी ये किया जाएगा।
ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑब्वियसली जो प्रिजनर्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ माइंडसेट चेंज होगा, उनको भी कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो क्राइम कर रहे थे उनमें ऑब्वियसली उनका भी हृदय परिवर्तन होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस पे फ्रेम किए जा सकते हैं फॉर मेंस आल्सो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है रोशनी परवीन ऑफ किशनगंज विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस 2023। ठीक है, तो रोशनी परवीन फ्रॉम किशनगंज जो है वर्ल्ड यूथ समिट जो हो रहा है 2023, कहाँ हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो हेडक्वार्टर्स पे भी पता होना चाहिए कहाँ होता है वर्ल्ड यूथ समिट का। तो टोटल पूरे वर्ल्ड से 6 ऐसे यूथ जो है चुने गए हैं, जिनमें से इकलौती जो इंडियन है तो वो रोशनी परवीन है। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो रोशनी परवीन विल ओनली बी द पार्टिसिपेंट टू रिप्रेजेंट इंडिया, ठीक है, और शी विल डिलीवर ए स्पीच एज ए स्पीकर एट यंग एक्टिविस्ट समिट। ठीक है, ये दे चुकी है। हम तो अभी सितंबर के महीने में 2024 में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो ऑब्वियसली आप इसके यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं इनका स्पीच। ठीक है, तो इट इज़ नोन दैट द यूएन टीम केम टू किशनगंज वुमेन्स हेल्पलाइन ऑफिस। ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली ये सोशल वर्क की होंगी, कुछ काम की होगी, तभी इनको ऐसा मौका मिला है। ठीक है, तो ये वुमेन्स हेल्पलाइन ऑफिस में ऑब्वियसली काम करती थी। तो ये रेसिडेंट है सिंबल बाड़ी ब्लॉक किशनगंज से, और ये काम करती थी विद द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोग्राम एंड यूनिसेफ में, जिनमें इनका जो मेन एम्फोसिस रहता था, फोकस रहता था चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो सी हैज बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन द इश्यू ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन इंडिपेंडेंटली सिंस 2023 भी वो अकेले भी काम करती थी। और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1098, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको याद हमेशा रहना चाहिए। आप किसी भी बच्चे के साथ देख रहे हैं कुछ भी गलत हो रहा हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, दे हैव वर्कड हार्ड टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। जैसा बिहार में बहुत चलता है, जो किशनगंज जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, ईस्टर्न बिहार जो है वहाँ पर बहुत ऐसा चलता है। कनेक्ट ड्रॉप आउट गर्ल्स टू द स्कूल, बहुत सारी जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो स्कूल छोड़ देती हैं, उनका जल्दी शादी हो जाता है, तो ऑब्वियसली अगर वो पढ़ेंगी तो उनका लेट शादी होगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऑब्वियसली ड्रॉप आउट होना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो उनके लिए इसीलिए उनको यूएन में बेसिकली एज ए वर्ल्ड यूथ समिट में पार्ट लेने का मौका मिला है। रोशनी परवीन फ्रॉम किशनगंज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कि पटना इज द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द कंट्री एंड मुजफ्फरपुर इज द थर्ड पॉल्यूटेड सिटी। तो ये जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, जर्नल्स, अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें बिहार से सॉरी ऑब्वियसली पूरे इंडिया से 5-6 सिटी तो ऐसे हैं ही जो टॉप 10 में हमेशा ही होता है। और ऑब्वियसली कुछ सालों से पटना, मुजफ्फरपुर ऐसे जैसे सिटीज़ का, दरभंगा जैसे सिटीज़ का भी नाम आने लगा है। तो ऑब्वियसली जो भी पटना में, मुजफ्फरपुर में रहते हैं उनको पता ही है पॉल्यूशन लेवल क्या है वहाँ पर। ठीक है, जो दिल्ली में रह चुके हैं या एनसीआर वाले रीजन में, कोलकाता में, मुंबई में, वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पटना is second with 97.7 माइक्रो क्यूबिक मीटर, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलेट मैटर में पीएम के लिए बात की गई है। और ये दो पिछले साल में डिक्लाइन था, क्योंकि उस समय कोरोना का था तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा डिक्लाइन था, लेकिन अब तो बढ़ेगा ही। ठीक है, और यही 7 ऑफ दिस टॉप 10 सिटीज आर फ्रॉम दिल्ली, एनसीआर एंड बिहार वाले रीजन में, देख सकते हैं गैंजेटिक प्लेन में। फिर कुछ डायरेक्टर हैं ऑफ क्लाइमेट ट्रेंड की, आरती खोसला, इन्होंने कहा है इनकी स्टडी में कि गैंजेटिक प्लेन्स में जो एयर क्वालिटी है कुछ सालों में इम्प्रूव हुआ है। तो अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग उसमें डेटा शो किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद ही अगर जहाँ पर भी रहते होंगे गैंजेटिक प्लेन्स में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, दिल्ली में, आपको पता ही चलता होगा कि पॉल्यूशन लेवल क्या है। ठीक है, और जो लोग रहते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली उनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता ही होता है, और अगर अभी नहीं हो रहा है तो थोड़ी एज में, थोड़े टाइम के बाद ज़रूर होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में करेंगे तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा ही होगा। However, given the heavy pollution, these cities continue to experience highest PM level in the country. ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर जो है वो दो तरीके के, PM 2.5 माइक्रोमीटर जो सबसे छोटे होते हैं, और PM 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है बिहार में भी, बिहार के सिटीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ से हो रहा है, किस सोर्स से हो रहा है,
इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। प्रीवियस वीडियो में भी मैं जब अगस्त का बता रहा था करंट अफेयर्स, उसमें भी बताया कि बहुत सारा आईआईटी पटना का, आईआईटी दिल्ली, बीएचयू से बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें ऑब्वियसली सिर्फ गवर्नमेंट का स्टेप लेने से नहीं होगा, हमें भी अपना योगदान देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को भी इस पॉल्यूशन कम करने में बहुत योगदान देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर घर में भी आपके पास थोड़ा बहुत बालकनी है, थोड़ा बहुत ओपन स्पेस है, तो उसमें पेड़ लगाइए, ठीक है, पौधा लगाइए छोटा छोटा, ताकि आपको पॉल्यूशन फ्रेश एयर मिल सके। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है मुजफ्फरपुर रैंक्स टॉप इन एग्रीकल्चर इन द कंट्री, ठीक है। तो जो नीति आयोग डेटा रिलीज करता है फॉर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, इसमें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वो टॉप करता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, रैंक 1 आता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हैज टेकन मुजफ्फरपुर टू द फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो और इसमें मुजफ्फरपुर को जो ओवरऑल पोजीशन मिला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, वो है 6th मिला है, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन सबसे चिंताजनक जो है एजुकेशन के फील्ड में जो है 100 रैंक है, 112 डिस्ट्रिक्ट में से 100 रैंक है। तो सोच सकते हैं मुजफ्फरपुर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना खराब हो चुका है। हेल्थ से रिलेटेड देखा जाए तो 26th रैंक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही खराब है वहाँ पर, ठीक है। तो अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, नीति आयोग जो है अलग अलग टॉपिक्स पे मेनली कवर काम करता है, मेनली एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल एंड स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब टॉपिक्स पे रैंकिंग दी जाती है। तो ऑब्वियसली एजुकेशन के फील्ड में मुजफ्फरपुर जो है सबसे पिछड़ा माना जा सकता है, 100वें रैंक पे है, लेकिन एग्रीकल्चर के फील्ड में ये फर्स्ट है, और ओवरऑल जो रैंक है वो 6th है। तो ये सब रैंक आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे 2 डे ट्रैवल टूरिज्म फेयर 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था ज्ञान भवन पटना में, ठीक है, 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। तो बिहार विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जा रहा था कि बिहार को किस तरह से कैपिटल बना सकते हैं हम लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म पूरे इंडिया में, ठीक है। तो जिस तरह से आप देखते होंगे, जैसे जेरूसलम है, ठीक है, इज़राइल में, फिर आपका मक्का मदीना है सऊदी अरब में, फिर वेटिकन सिटी है यूरोप में। तो ये सारे सिटीज क्या है, फेमस क्यों है, तो ये सब रिलीजियस पर्पस के लिए, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। उसी तरह से बिहार को भी बनाया जा सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि बिहार से ही बहुत सारे अलग अलग रिलीजन जो हैं वो निकले हैं, चाहे वो हिंदुइज्म का पार्ट हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, फिर हमारे सिखिज्म से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट हब बन सकता है, ठीक है। पटना साहिब हो गया, बोध गया हो गया, पावापुरी हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोजिशन है बिहार में टूरिज्म का, उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुमार सरबजीत अवॉर्डेड द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो before concluding the session, a discussion was organized on the topic of possibilities of spiritual tourism। तो spiritual tourism के लिए जैसे बनारस फेमस है, और ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब फेमस है, ठीक है। फिर मेडिटेशन, योगा, हेल्थ, इन सब के लिए आपको बैंगलोर साइड में बहुत सारे ऐसे फेमस फेमस जगह हैं, ठीक है। औरोविली जो पुडुचेरी में है, बहुत ज़्यादा फेमस है इन सब के लिए। तो ऑब्वियसली बिहार के पास बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल। तो प्रोक्टरल ऑफिसर ऑफ बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी राहुल देव टोल्ड दैट द मेडिटेशन सेंटर विल बी बिल्ट इन बोध गया। तो ऑब्वियसली जो भी बिहार के लोग अगर बोध गया नहीं गए तो बिल्कुल जाना चाहिए आपको, बहुत वहाँ पर सुंदर जगह है बोध गया में। फिर हिंदुइज्म से रिलेटेड जो विष्णुपद मंदिर है, ठीक है, नालंदा, राजगीर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक प्लेसेस है बिहार में। तो ऑब्वियसली जो बिहार के लोग हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले बिहार घूमिए, फिर दूसरे स्टेट में जाइए, तभी बिहार में भी टूरिज्म फैलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर टूरिज्म कॉर्पोरेशन डायरेक्टर नंद किशोर सेड दैट द बिहार इज द स्पिरिचुअल कैपिटल, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि बन सकता है, जिस तरह से वेटिकन सिटी मक्का बोध गया है, बोध गया में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, अलग अलग कंट्री से भी आते हैं। तो अब अगर आपको विजिट करना है तो आप ठंडियों के टाइम में जाएंगे तो आपको होटल बुकिंग्स नहीं मिलेगी बोध गया में, इतनी ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं।
गर्मियों में मिल जाएगी आसानी से, लेकिन ठंडी में बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर टूरिस्ट अलग अलग देश से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। फॉलोइंग अवार्ड जो है, क्या क्या अवार्ड्स दिए गए हैं इस टू द इवेंट्स में, तो बेस्ट प्रिंट एंड प्रमोशन मटेरियल जो है इंडिया टूरिज्म, छत्तीसगढ़ टूरिज्म और झारखंड टूरिज्म को मिला है। पार्टनर होटल अवार्ड जो होटल चाणक्य एंड होटल एवीआर पटना को मिला है। ट्रांसपोर्ट पार्टनर जो है पॉपुलर टूर्स को मिला है। ग्रुप पार्टिसिपेशन अवार्ड जो है एबीटीओ एंड टीएबी को मिला है। मोस्ट इनोवेशन एंड प्रोडक्ट रिया ट्रैवल्स एंड टूर्स को मिला है। बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड स्मॉल पेविलियन जो हरियाणा टूरिज्म को मिला है। बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड एंड तमिलनाडु टूरिज्म को मिला है। बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड बिग पेविलियन में उत्तर प्रदेश टूरिज्म को मिला है। एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, ठीक है, वो बिहार टूरिज्म को मिला है। और बिहार टूरिज्म का जो मोटो है ब्लिसफुल बिहार, ये सब कुछ भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ब्लिसफुल बिहार। तो ये टॉपिक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है पटना लीगल सर्विसेज कमिटी रिकंस्टिट्यूटेड, किशोर कुणाल एंड सुधा वर्गीस मेड मेंबर्स। तो पटना लीगल सर्विस कमेटी के उनका जो मेंबर्स था उनमें चेंज थोड़ी बहुत फेरबदली की गई है। तो अक्टूबर 6 को ये किया गया है। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस विपुल एम पंचोली ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो इनके जो चेयरमैन है पटना लीगल सर्विस कमेटी के, वो है जस्टिस विपुल एम पंचोली, जो कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 3 नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर भी चूज किए गए हैं, ठीक है, जिनमें एक जो मेंबर है, सॉरी, 3 नॉन एक्स ऑफिशियो जो मेंबर है उनमें पहला जो मेंबर है वो आचार्य किशोर कुणाल है, जो बेसिकली आप महावीर मंदिर के आप ट्रस्ट सेक्रेटरी है। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, जो पटना जंक्शन से जस्ट बगल में जो महावीर मंदिर है। और वही ट्रस्ट जो है वो बहुत सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर भी बनाने जा रहा है पूर्वी चंपारण में। तो वो सब चीजें हैं। तो आचार्य किशोर जो है वो एक मेंबर बने हैं। फिर बाकी दो जो मेंबर है वो है सोशल वर्कर सुधा वर्गीस, और तीसरे जो है नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ओम प्रकाश, ठीक है। टोटल जो पटना लीगल सर्विस कमेटी के मेंबर्स है वो 8 है, इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक है। तो एक तो चेयरमैन विपुल एम पंचोली हो गए, बाकी 3 नॉन एक्स ऑफिशियो है, और 3 जो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जिनमें एक जो होते हैं एडवोकेट जनरल होते हैं। फिर बाकी दो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट शैलेंद्र कुमार सिंह है, और पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय सिंह है। ये सारे मेंबर्स का नाम आप याद रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर का भी और एक्स ऑफिशियो मेंबर का भी नाम याद रखना होगा। चेयरमैन का तो ऑब्वियसली याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो टेन्योर होता है मेंबर्स का, ये 2 साल के लिए, तो फिर इसके बाद फिर चेंज किया जाएगा, ठीक है। टोटल 8 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड मेंबर सेक्रेटरी। एंड ये जो कमिटी का काम क्या है बेसिकली, तो जो वैसे व्यक्ति है जिनके पास पैसा नहीं है और जो अपना केस नहीं लड़ सकते हैं, उनको बेसिकली ये एडवोकेट का एक पैनल देते हैं जिसमें से वो चूज कर सकते हैं, और उनको आसानी से वकील मिल सकता है और उनका केस लड़ा जा सकता है। तो उनके लिए ही एक पैनल डिसाइड करता है। तो ये जो कमिटी का काम है वो पैनल ऑफ एडवोकेट जो है पटना हाईकोर्ट के लिए वो देते हैं, ठीक है। एंड द सर्विस ऑफ एडवोकेट्स ऑफ दिस पैनल आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू दोज नीडी हु आर अनेबल टू फाइट लीगल बैटल्स ड्यू टू पॉवर्टी, जिसके पास पैसा नहीं है। तो ये डीपीएसपी में आता है आर्टिकल नंबर 39। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें याद रखना। स्टैटिक जो पोर्शन है उससे कोरिलेट करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको करंट अफेयर्स को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो है भीम संसद रथ। तो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फ्लैग्ड ऑफ भीम संसद रथ, क्योंकि उस समय ये ऑपोजिशन में थे एक तरह से, क्योंकि जेडीयू के साथ में थे, जेडीयू एंड आरजेडी के एक साथ था। लेकिन अभी एट प्रेजेंट 2024 में तो ये बीजेपी के साथ में, बीजेपी के सपोर्टर है। तो चीफ मिनिस्टर फ्लैग ऑफ संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, ठीक है। और ये जो रथ था बेसिकली पीपल विद, लोगों में अवेयरनेस आ सके, जो महात्मा गांधी का काम था और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो काम था संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, उससे रिलेटेड ये था भीम संसद रथ, जो पटना में इन्होंने इनॉग्रेट किया था मेनली, ठीक है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है बिहार ओन द सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टायर 2 टाइटल, ठीक है। तो ये मैच प्ले हो रहा था आंध्र प्रदेश में, जिसमें
बिहार ने दिल्ली के टीम को 1-0 से हराया था, और जिसमें जो एकमात्र जो गोल किया था वो बिहार की टीम के जो कैप्टन थे आयुष कुमार, उन्होंने ही गोल किया था। ठीक है, तो ये सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का था। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। आशा वर्कर कल्पना कुमारी एंड वॉलेंटियर ललिता कुमारी रिसीव्ड, कौन सा अवार्ड मिला है उनको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी, जो उस समय थी, अभी तो नहीं है क्योंकि कोई लोकसभा इलेक्शन में वो हार चुकी है अमेठी से। ठीक है, तो उन्होंने दो आशा वर्कर्स फ्रॉम बिहार कल्पना कुमारी एंड वॉलेंटियर ललिता कुमारी को, एक फंक्शन हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में, वहां पर उनको सम्मानित किया गया था। और क्यों किया गया था, तो ड्यू टू एक्सीलेंट वर्क इन प्रोवाइडिंग रेफरल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सीवियरली माल नरिश्ड चिल्ड्रन। तो बिहार में जो माल नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है ना, बच्चों को सही तरह से पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, उनके कारण उनको बहुत सारी डेफिशिएंसी बीमारियां हो जाती है, क्वेशियोकर, मार्समस, है ना। तो उन सब के लिए ही मेनली इनका बहुत ज़्यादा काम रहा है। तो ललिता कुमारी जो थी वो भागलपुर से बिलोंग करती थी, एंड कल्पना कुमारी जो थी वो खगड़िया से थी। तो इन दोनों को आशा वर्कर और एक्टिविस्ट को मेनली मिला है सम्मान। ठीक है, तो बाय द स्मृति ईरानी। तो ये सब टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम लोग बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे, अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स। होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो, सजेशन हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।